साथियों, वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए एक बार फिर हम लोग आज देखेंगे समान अध्ययन के अंतर्गत ज्योग्राफी या भूगोल की बात। जहां तक पिछले वीडियो में ज्योग्राफी में पढ़ चुके थे उससे आगे की बात करेंगे। और हम लोग को पिछले वीडियो में पढ़ा गया था कि भारत का जो प्राकृतिक विभाग है उसमें तीसरा विभाग जो तटीय मैदान और द्वीप समूह, उसमें तटीय मैदान का एक पार्ट पढ़ चुके थे, पूर्वी तटीय मैदान। आज मैं बात करूंगा पश्चिमी तटीय मैदान की। तो चलिए देखते हैं जो पश्चिमी तटीय मैदान का भौगोलिक स्वरूप है, जो विस्तार है और जो इसकी विशेषता, उसकी मैं बात करूंगा। तो यहां ध्यान रखना है कि अभी तक आपको प्राकृतिक विभाग में जो बांटा गया उसमें तीसरा भाग चल रहा था और उसमें तीसरा भाग का एक सेक्शन ये हम लोग पढ़ चुके हैं जिसको पूर्वी तटीय मैदान कहा जाता है। तो ये हम लोग देख चुके हैं। अब यहां के बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पश्चिमी तटीय मैदान। तो पश्चिमी तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान का जस्ट अपोजिट है। तो प्रायद्वीपीय भारत है ये दक्षिण भारत, ये समुद्र इधर बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, अरब सागर। तो ये ध्यान रखना है कि ये अरब सागर है और अरब सागर भारत के पश्चिमी तट के पश्चिम में, ये पश्चिमी तट है। और हमने पढ़ा था एक पर्वत को पश्चिमी तट के करीब गुजरात से लेकर केरल तक ऐसे एक पर्वत पढ़ा गया था जिसका नाम था पश्चिमी घाट पर्वत। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ये पश्चिमी घाट पर्वत है। तो पूर्वी घाट पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत पढ़ चुके हैं। अब ये पश्चिमी घाट पर्वत से पश्चिम, और ये तट है पश्चिम का, तो पश्चिमी तट। और इसकी शुरुआत यही पट्टी के रूप में उत्तर से दक्षिण की तरफ पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार है। जो विस्तार शुरू होता है गुजरात से, जो लगभग यहां से चल करके ये इस प्रकार से ये ऐसे आया हुआ एक मैदान है। तो इसी मैदान को यहां ध्यान रखना है कि यहां से शुरू हुआ ये, और यही जो पार्ट है इसको हम ब्लू से दिखाते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो ये ब्लू वाला पार्ट गुजरात वाला जो है ये जो तट है, और तट के किनारे किनारे, पश्चिमी तट के किनारे किनारे जो ये मैदानी क्षेत्र है, इसी का नाम पश्चिमी तटीय मैदान। तो ये ध्यान रखना है, ये जो क्षेत्र दिखाया गया है यही पश्चिमी तटीय मैदान है। तो पूर्वी तटीय मैदान पढ़ चुके हैं और ये पश्चिमी तटीय मैदान जो बिल्कुल पतली संकरी एक पट्टी है। कारण क्या है कि इधर समुद्र का जलमग्न एरिया, इधर पर्वत है तो ज्यादा चौड़ाई नहीं है, ये एक संकरा मैदान है। जब पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान को देखते हैं तो ये थोड़ा चौड़ाई ज्यादा है, यहाँ चौड़ाई कम है। उत्तर से दक्षिण की तरफ फैला हुआ ये भी है, उत्तर से दक्षिण की तरफ फैला हुआ ये भी है। तो ध्यान रखना है कि जब हम पश्चिमी तटीय मैदान की बात करते हैं तो ध्यान देना है कि यह उत्तर से दक्षिण की तरफ फैला एक तटीय मैदान है, ये ध्यान रखना है। और ये फैला मैदान जो है ये एक संकीर्ण मैदान है। संकीर्ण मतलब ज्यादा चौड़ाई नहीं है। किसकी तुलना में? तो पूर्वी तटीय मैदान की तुलना में। तो ध्यान रखना है कि यह मैदान संकरा मैदान है, मतलब ज्यादा चौड़ाई नहीं है। तो मैदान तो संकरा है, लेकिन एक विशेषता है यहां पर कि इधर चूंकि जब मानसूनी हवाएं चलती है तो इधर वर्षा खूब होती है, गर्मी भी ज्यादा होता है और इसके कारण वेपोराइजेशन अधिक होता है। और संकरा मैदान होने के साथ साथ जब गर्मी और बारिश का संयोग होगा तो यहाँ पर इस मैदान में नमी अधिक पाई जाएगी, तो ह्यूमिडिटी अधिक होगा पूर्वी मैदान से। तो ये ध्यान रखना है कि चौड़ाई कम है लेकिन नमी अधिक होती है, ये ध्यान रखना है। अब चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई थोड़ा सा ध्यान रखना है, बेसिक तौर पर जो आपसे कभी कभी पूछेगा। इधर का हमने बताया था पूर्वी तटीय मैदान की चौड़ाई लगभग औसत रूप में 120 किलोमीटर है, जबकि ये उससे आधा के करीब है। और जब चौड़ाई देखेंगे तो पश्चिमी तटीय मैदान की औसत चौड़ाई जो दिखती है ये पूर्वी तट से काफी कम है, और औसत चौड़ाई जब इसको निकालेंगे तो इसका चौड़ाई लगभग 64 किलोमीटर,
कहीं कहीं 50 भी देता है, कहीं कहीं 54 भी देता है, लेकिन एक डाटा के रूप में 64 किलोमीटर ध्यान रखना। और ये संकरी पट्टी और ये चौड़ाई औसत के रूप में 64 किलोमीटर, लेकिन सबसे ज्यादा अगर चौड़ाई पूछे तो सबसे ज्यादा चौड़ाई यह गुजरात में लिए हुए, तो सबसे ज्यादा चौड़ाई जो इसका मिलता है यह चौड़ाई गुजरात राज्य में मिलता है, ये ध्यान रखना। तो गुजरात में यहां से जो ये एरिया गुजरात का दिख रहा है यहीं पर चौड़ाई सबसे अधिक है। और ध्यान देना है कि जैसे जैसे हम उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ते चले जाते हैं ये चौड़ाई घटती चली जाती है। तो ध्यान रखना है, ये भी पूछ दे कि चौड़ाई किधर ज्यादा, तो उत्तर में ज्यादा, कम किधर तो दक्षिण में कम, या पूछ दे कि उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़े तो पश्चिमी तटीय मैदान की चौड़ाई पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो चौड़ाई घटती चली जाएगी। तो ये ध्यान रखना है कि अगर ये पूछ दे तो ध्यान रखना है एक पॉइंट कि दक्षिण की तरफ चौड़ाई कमती चली गई है, ये ध्यान रखना है, कमती चली गई है। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट विशेषता जो आपको ध्यान रखना और काफी इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता, तो इसको कॉन्सेप्चुअली ध्यान देना है, मैप से जोड़ करके देखना है। अब यहां ध्यान दें, इसका विस्तार को देखें तो दिख रहा है कि ऊपर में ये गुजरात में है और नीचे तमिलनाडु में जो कन्याकुमारी तक है। तो ध्यान रखना है कि यहां पर केरल और ऊपर में गुजरात, तो इस रूप में ध्यान रखना है कि इसकी जो विस्तार है या डिस्ट्रीब्यूशन है ये उत्तर में गुजरात से शुरू होता है और गुजरात के बाद नीचे आते हैं तो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद नीचे आए तो गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक और कर्नाटक के बाद केरल। तो इतना राज्यों में इसका विस्तार दिखाई पड़ता, ये ध्यान रखना। तो उत्तर में हो गया गुजरात और दक्षिण में हो गया केरल तक। तो ध्यान रखना है कि उत्तर में गुजरात और दक्षिण में केरल तक फैला हुआ एक पतली मैदानी एरिया है जो पश्चिमी तट के आसपास पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिम में और अरब सागर और पश्चिमी घाट पर्वत के बीच में एक फैला हुआ जो पट्टी ऊपर से नीचे की तरफ, इसी को पश्चिमी तटीय मैदान कहते हैं। अब इस पश्चिमी तटीय मैदान का कुछ प्रादेशिक वितरण किया गया है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से इसको पहचान मिलती है, अलग अलग विशेषता, और उसी के तौर पर यहां पर कुछ भौगोलिक विशेषताओं का आपको ध्यान रखना। तो चलिए इसी को शुरू करते हैं कि कहां से कहां तक इसको शुरू करें और कैसे कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट करें। तो ध्यान रखना है कि ये अरब सागर है, तो ये सब तट है, ये अरब सागर का एरिया है, वाटर से सबमर्ज है, और ये जो किनारे वाला एरिया तट है। अब तट को देखेंगे तो कुछ तट को आपको ध्यान रखना, ये वाला जो पॉइंट है इसको कच्छ की खाड़ी कहते हैं, ये ध्यान रखना है, कच्छ की खाड़ी। यहां जो है ये इसको कहा जाता है खंभात की खाड़ी, तो ये ध्यान रखना है नाम। तो कच्छ की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, और यहां पर जो है यहां पर ये गुजरात का एरिया कच्छ का रण कहलाता है, तो ये कच्छ का रण है। और कच्छ का रण बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए कि यहां पर भारत में एक अभयारण्य है और उस अभयारण्य के बारे में अक्सर पूछता है, जिसको जंगली गधा अभयारण्य कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है, जंगली गधा अभयारण्य को कभी कभी पूछा एग्जाम में जनरल मैथ्स के तौर पर। तो कच्छ के रण में है और ये एकमात्र जंगली गधा अभयारण्य है भारत में जहां पर गधे को डेवलप करने का, उसको अभयारण्य के तौर पर संरक्षण करने का काम किया जाता है, क्योंकि इसका काफी इंपॉर्टेंस है सामरिक दृष्टिकोण से युद्ध के मैदान में। तो इन गधों के लिए यहां पर एक अभयारण्य का निर्माण कराया गया है, तो कच्छ के रण में। अब चलते हैं और इसको बांटे अगर तटों को, तो इस तट को कई रूप में बांटा गया, और इसको जब देखेंगे तो ध्यान रखना है कि 2-3 लोकेशन है। पहला तो ये गुजरात है, यहां पर आएंगे, गुजरात से नीचे महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र में अगर यहां दे दें तो ये जो है ये मुंबई है, ये ध्यान रखना है, ये मुंबई है। मुंबई के नीचे आ जाएं तो ये गोवा है, और गोवा से नीचे आ जाएं तो यहां ये कन्याकुमारी, जो हमने पहले भी पढ़ा है, केप केमोरिन, कुमारी अंतरीप,
सबके बारे में चर्चा हुआ। तो ये सब लोकेशन को ध्यान रखना कि ये गुजरात का एरिया, ये मुंबई, ये गोवा, ये कन्याकुमारी। और जब इसको आप इन लोकेशन के आधार पर बांटेंगे तो ये वाला जो विस्तार है यहां से यहां तक, मतलब ये वाला पार्ट अगर डिस्ट्रीब्यूट करें तो गुजरात का यहां से लेकर मुंबई तक, ये वाला जो पार्ट है, जो तट है, ये क्योंकि इधर समुद्र है तो समुद्र के किनारे तट होता है, तो तट जो है इसको एक नाम दिया गया जिसे कठियावाड़ तट कहते। ये ध्यान रखना, तो एग्जाम में पूछता भी है कि गुजरात का जो तटवर्ती एरिया है उस तट को कहते क्या है, तो कठियावाड़ तट। मुख्य विस्तार गुजरात में ही है, कुछ महाराष्ट्र में है, मुंबई तक। अब मुंबई से अगर गोवा की बात करें तो ये वाला जो तट है, ये मुंबई से गोवा, ये एक अलग तट है और इसका नाम कोंकण तट है। ये ध्यान रखना है, कोंकण तट। जबकि गोवा से लेकर नीचे आ जाए कन्याकुमारी तक, तो ये वाला जो लोकेशन है इसको मालाबार तट कहा जाता है। तो इस रूप में आपको इन लोकेशन को ध्यान रखना कि कोंकण तट कौन है, मालाबार तट कौन है, कठियावाड़ तट कौन है, कहां से कहां इसका विस्तार। तो ये ध्यान रखना है, गोवा से कन्याकुमारी तक, मुंबई से गोवा तक और गुजरात से लेकर मुंबई तक, जो ये संपूर्ण तट है इसको कठियावाड़ तट के रूप में याद करते हैं। ये ध्यान रखना है। अब यहां पर जो ये मैदान है इसको कई अलग अलग लोकेशन में बांटा गया है और उसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि अलग अलग मैदानों में इसको क्षेत्र के आधार पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जिसको हम अगर बांटें तो 4 भाग में ये विभाजित है। अर्थात ये पश्चिमी तटीय मैदान को 4 भागों में बांटा गया और 4 जो भाग है उसको थोड़ा सा ध्यान रखना। जिसमें पहला भाग है गुजरात का तटीय मैदान, तो ये ध्यान रखना है, गुजरात का तटीय मैदान। तो ध्यान रखना है गुजरात का तटीय मैदान। तो गुजरात का तटीय मैदान सबसे ऊपर में उत्तरी भाग में, तो ये ध्यान रखना है, पूछ दे कि तटीय मैदान का जो पश्चिमी तटीय मैदान है उसका सबसे उत्तरी मैदान कहलाता है क्या, तो गुजरात का तटीय मैदान। अब गुजरात के तटीय मैदान को कच्छ का मैदान, सौराष्ट्र का मैदान के रूप में इसको देखते हैं। तो ये ध्यान रखना है, इसको कहीं कहीं कच्छ का मैदान भी कहा जाता है, कच्छ का मैदान, कठियावाड़ मैदान, कठियावाड़ मैदान, या इसको सौराष्ट्र के मैदान के रूप में भी बांटा जाता है। तो ये ध्यान रखना है और ये आपको ध्यान रखना, ये गुजरात का पश्चिमी भाग है और पश्चिमी भाग होने की वजह से यहां पर शुष्क मौसम होता है या अर्ध शुष्क मौसम के रूप में रेतीली मैदान यहां देखी जाती है। तो ज्यादातर यहाँ पर वनस्पति या वेजिटेशन नहीं है, लेकिन ये मुख्य रूप से रेतीले मैदान के रूप में देखा जाता है। अब यहां ध्यान रखना है, कच्छ के मैदान के बाद दूसरा जो मैदान है उसको कोंकण का तटीय मैदान कहते हैं। तो कोंकण का तटीय मैदान, तो ये एक इंपॉर्टेंट मैदान है जिसको आपको ध्यान रखना है। और कोंकण का तटीय मैदान का विस्तार मुख्य रूप से 2 राज्य में दिखाई पड़ता है, एक है महाराष्ट्र और दूसरा गोवा। आपको एक चीज और बता दूं कि कोंकण तटीय मैदान का जो नाम है वो गोवा की एक भाषा के नाम पर, क्योंकि आपको पता होगा कि गोवा की मुख्य भाषा जो है वो कोंकण भाषा है और कोंकण भाषा गोवा में बोली जाती है। तो इसी के चलते ये ध्यान रखना है कि कोंकण तट का नामकरण किया गया और इसी के चलते इन तटवर्ती क्षेत्रों में जो दुर्गम है, टूटा फूटा एरिया है, नदियां बहती है और इसके कारण से यहां पर ध्यान देना है कि इस कोंकण क्षेत्र के कारण इसका नाम कोंकण तटीय मैदान के रूप में देखा जाता। और कोंकण जो भाषा है ये इसी के आधार पर इन क्षेत्रों में जो भी काम होता है वो कोंकण के नाम से होता। और ध्यान रखना है कि यहाँ सरकार ने एक काम किया है जिसको कोंकण रेलवे कहते हैं और कोंकण रेलवे भारतीय रेल द्वारा विकसित एक दुर्गम क्षेत्र में रेलवे का एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है। और इस स्थिति में रेलवे का विकास कर देना एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम है जिसको ध्यान रखना।
अब यहां ध्यान देंगे कि यहां पर जो गुजरात का तटीय मैदान है, हमने कहा था कि ये रेतीला मैदान है, ज्यादा वनस्पति नहीं है, लेकिन इस गुजरात के तटीय मैदान में कुछ नदियों का यहां बहाव क्षेत्र है, और इस बहाव क्षेत्र के कारण ये सभी नदियां अरब सागर में गिरने के लिए इस गुजरात के मैदान से होकर क्रॉस करती है। इसमें कुछ नदियों को याद रखना है, जैसे एक नदी है माही नदी, माही के साथ नर्मदा ताप्ती, नर्मदा ताप्ती, साबरमती, ये सब नदियां गुजरात के मैदान से होकर बहती है और अरब सागर में अपने मुहाने के पास मिल जाती है। तो यही लोकेशन आपको ध्यान रखना है गुजरात के तटीय मैदान में और कोंकण तटीय मैदान। अब यहां कोंकण तटीय मैदान की बात करें तो यहां पर थोड़ा सा वनस्पति देखा जाता है, और यहां दो तरह के पौधों का ज्यादा विस्तार है, एक साल का, एक सौगान का। तो सागौन और साल दो महत्वपूर्ण वृक्ष यहां पर मिलते हैं या यहां के जंगलों में इस तटीय मैदान में देखे जाते हैं। तो ये कोंकण तटीय मैदान। तीसरा जब आते हैं तो तीसरा जो मैदान है इसको कन्नड़ का तटीय मैदान कहा जाता है। तो कन्नड़ का तटीय मैदान, तो कन्नड़ का तटीय मैदान, तो कन्नड़ भाषा है, क्योंकि सब नाम भाषा के आधार पर ही, चाहे कोंकण हो, कन्नड़ हो। तो ये ध्यान रखना है कि कन्नड़ का तटीय मैदान, और कन्नड़ बोला जाता है कहां? कर्नाटक में, और कर्नाटक में कन्नड़ बोलते हैं, इसलिए इसको कन्नड़ का तटीय मैदान कहते हैं, अर्थात इसका मुख्य विस्तार कर्नाटक में है। तो ये ध्यान रखना है, और कर्नाटक का मैदान भी इसको कहते हैं। तो कर्नाटक का मैदान कहें, कन्नड़ का तटीय मैदान कहें, ये ध्यान रखना। और कर्नाटक में कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन की वजह से, जो इसका भौगोलिक बनावट है, इसकी वजह से यहां पर कुछ चीजों की खेती होती है, जिसमें गरम मसाला, आम, सुपारी तथा नारियल की खेती की जाती है। तो ये ध्यान रखना है कि इन सबों का यहां पर कुछ कृषि कार्य होता है, और जिसके कारण कन्नड़ का मैदान कुछ इंपॉर्टेंट मामले में आर्थिक दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण है, जो आपको याद रखना है। तो ये कन्नड़ का मैदान। और चौथा जो है ये केरल के क्षेत्र में, और इसको कहते हैं मालाबार का तटीय मैदान। तो जो चौथा जो है इसका नाम है मालाबार का तटीय मैदान। तो मालाबार का तटीय मैदान, हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, और इसी के तौर पर आपको ध्यान रखना। तो मालाबार का तटीय मैदान जो मुख्य रूप से विस्तार है ये केरल में है। तो केरल में जो मैदान है इसी को हम मालाबार का तटीय मैदान कहते हैं, इसको केरल का मैदान भी कहें। और केरल का मैदान मुख्य रूप से कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन के लिए जाना जाता है। तो ध्यान रखना है कि केरल में बहुत सारे कयाल हैं। कयाल आपको पढ़ना है झील में, तो झील जब पढ़ेंगे तो कयाल झील, लैगून झील यानी उपझील की बात होगी। तो यहां पर केरल के क्षेत्र में कयाल का निर्माण होता है, यह ध्यान रखना है तटीय मैदान। तो यहाँ कयाल पाए जाते हैं, और कयाल है क्या? तो समुद्र में मलबा से घिरा हुआ क्षेत्र है। तो मान लिया कोई मैदान है और यहाँ पर पानी का अगर एक स्रोत ऐसे बंद हो जाए, मलबा से पानी अंदर ड्रॉप कैप्चर हो जाए, यहाँ बंद हो जाए, मलबा से ऐसे बंद हो, तो इसी को कयाल नाम दे देते हैं। और ऐसा लोकेशन केरल के क्षेत्र में ज्यादा दिखता है, और इसके चलते केरल में अक्सर नौकायन की प्रतियोगिता होती रहती है। और इस रूप में आपको ध्यान रखना है कि इंपॉर्टेंट एक नौकायन होता है, जिसको यहां ध्यान देना है कि नौकायन प्रतियोगिता के रूप में किया जाता है। तो कयाल जो एक झील है, ध्यान रखना। और इसके कारण यहां दो काम, मछली पालन या मछली को पकड़ने का काम, और दूसरा नौकायन बड़े पैमाने पर होता है। तो ये ध्यान रखना है कि नौकायन होता है और मछली पालन यहां पर एक महत्वपूर्ण पेशा के रूप में देखा जाता है। अब यहां केरल का एक कयाल है जिसका नाम है पुन्नामदा। तो ये ध्यान रखना है, पुन्नामदा कयाल। और यही कयाल है जहां पर नेहरू ट्रॉफी नौकायन प्रतियोगिता कराई जाती है, जो अक्सर चर्चा में रहता है। तो ये ध्यान रखना है, कभी कभी पूछेगा जनरल अवेयरनेस के तौर पर
पूर्णमदा कयाल या नेहरू ट्रॉफी नौकायन प्रतियोगिता के बारे में। तो ये ध्यान रखना है, जो बड़े नौकायन दौड़ के रूप में पतली पतली नौकाओं को रेसिंग कराई जाती है इस कयाल में। तो कयाल इंपॉर्टेंट है लैगून झील के रूप में, यहां पर ध्यान रखना। अब आगे चलें तो कुछ महत्वपूर्ण विस्तार है यहां पर, जो इंपॉर्टेंटली यहां पर आपको ध्यान देना। पहला तो कि इधर जो पश्चिमी तटीय मैदान है, इस तटीय मैदान का ढाल बहुत तीव्र है। बहुत तीव्र मतलब बहुत स्लोप है, ढाल इधर की तुलना में इधर ज्यादा है। और ढाल जब ज्यादा होगा तो नदियां जो बहेगी बहुत तीव्रगामी होगी, और इसलिए ढाल तीव्र होने की वजह से तीव्रगामी नदियां बहती है इधर। तो तीव्रगामी नदियां जब होगी तो इस तीव्रगामी नदियों के कारण पानी का फ्लो बहुत तेज होता है, और पानी का फ्लो जब तेज होगा तो इधर डेल्टा का निर्माण नहीं होगा। तो जितने भी इधर नदियां गिरती है अरब सागर, वो डेल्टा नहीं बनाती, और डेल्टा नहीं बनाने के कारण एक इंपॉर्टेंट संरचना बनता है यहां पर, जिसको ज्वार नदमुख कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है, ज्वार नदमुख का निर्माण होता है पश्चिमी तटीय मैदान में मुहाने पर। ये एक इंपॉर्टेंट विशेषता जो अक्सर एग्जाम में पूछेगा। इधर जो भी बनता है वो डेल्टा बनता है पूर्वी तटीय में, लेकिन पश्चिमी तटीय में ज्वार नदमुख बनता है, और ज्वार नदमुख को अंग्रेजी में एस्चुरी कहा जाता है। तो ध्यान रखना है, एस्चुरी या ज्वार नदमुख जो भी आपसे पूछा जाए वो ध्यान देंगे। अब यहां पर क्या है कि यहाँ ढाल बहुत तीव्र है और स्लोप नहीं है, छिछला सागर नहीं है, परिणाम स्वरूप कचरा सीधे नीचे गिरता है, तो कोई डेल्टा नहीं बनता है। और डेल्टा जब नहीं बनेगा, मुहाना खाली रह जाएगा, तो उस खाली मुहाने को ही ज्वार नदमुख के रूप में देखा जाता है। अब यहां ध्यान रखना है कि यहां पर गहराई बहुत अधिक है, जो अरब सागर का क्षेत्र गहराई अधिक है, जबकि बंगाल की खाड़ी में उतनी गहराई नहीं है। और इसलिए पश्चिमी तटीय मैदान का जो मुहाना है नदियों का, यहां पर मुख्य रूप से प्राकृतिक बंदरगाह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है। और ध्यान रखना है, प्राकृतिक बंदरगाह यहां बड़े पैमाने पर विकसित हुआ, और बड़े बड़े नेचुरल पोर्ट या यहां पर बंदरगाह का विकास हुआ। तो शिप यार्ड है यहां पर बड़े बड़े, और शिप यार्ड जो है ये इसके कारण कि यहां पर गहराई समुद्र में ज्यादा है, सबमर्ज्ड एरिया है, इसके कारण से यहां बंदरगाह का विकास ज्यादा हुआ। और इस बंदरगाह के विकास में कुछ इंपॉर्टेंट बंदरगाहों को ध्यान रखना है, जो आपको एक तो ऊपर से चलें तो पहला कांडला, कांडला के बाद मुंबई, मुंबई के बाद मार्मा गोवा, मार्मा गोवा के बाद मार्मा गोवा के बाद कोच्चिन, ये सब। इसके बाद एक है मंगलोर। तो ये मंगलोर, कांडला, मुंबई, मार्मा गोवा, कोच्चिन, ये सब प्राकृतिक बंदरगाह के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट उदाहरण है। और यहां पर बड़े बड़े मालवाहक जहाज से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम होता है। तो ये ध्यान रखना है, ये कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाहों को आपको ध्यान देना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पश्चिमी घाट पर्वत की बात, पश्चिमी तटीय मैदान जो पश्चिमी घाट पर्वत से पश्चिम में विस्तार है उत्तर से दक्षिण की तरफ, उसकी बात, इसको आपको ध्यान रखना। यही पश्चिमी तटीय मैदान की मुख्य विशेषता है, जिसको ध्यान देंगे, और इसी से इंपॉर्टेंटली कुछ सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना है, यहां पर मैंगलोर को पहले रखना है और कोच्चिन को बाद में रखना। ऊपर से नीचे चल रहे हैं हम लोग, तो यहां पहले मैंगलोर को रखेंगे और तब कोच्चिन को लेकर आएंगे, ये ध्यान रखना। ये भी ध्यान रखना है कि मालाबार तट जो है मुख्य रूप से केरल में है, ये ध्यान देना, इसका मुख्य विस्तार केरल में है। तो सब तटों को याद रखना है, गुजरात का तट कठियावाड़ तट, गुजरात से मुंबई का तट जो है कठियावाड़ तट, मुंबई से गोवा कोंकण तट, और गोवा से लेकर कन्याकुमारी तक मालाबार तट। तो ये एक इंपॉर्टेंट लोकेशन। अब यहां ध्यान रखना है कि इसी तटवर्ती क्षेत्रों में एक इंपॉर्टेंट काम होता है दो जगह पर, एक गुजरात में और एक केरल में। क्योंकि यहां हमने कहा ये सबमर्ज्ड है, मतलब जलमग्न रहता है, और जलमग्न
और अधिक हो जाता है जब ज्वार भाटा आता है। तो गुजरात और केरल में ज्वार भाटा के कारण, तो ज्वार भाटा जब आता है टाइड, तो ज्वार भाटा के कारण समुद्र का जल खेतों में घुस जाता या मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर जाता। परिणाम स्वरूप यहां बड़े पैमाने पर नमक का उत्पादन होता है। तो ये ध्यान रखना है, कभी पूछे कि नमक का उत्पादन केरल और गुजरात में ही ज्यादा होता है, उसका वजह क्या है? तो यही वजह है कि ये तटवर्ती क्षेत्र है, तटीय मैदान का एरिया है और यहाँ ज्वार भाटा के कारण पानी का टाइड बहुत ऊंचाई पर पहुंचता है और मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है। और परिणाम स्वरूप यहाँ पर पानी के वेपोराइजेशन हो जाने से नमक का बड़े बड़े ढेर बन जाते हैं और उसी नमक से, उस ढेर से नमक को शुद्धिकरण करके नमक का प्रोडक्शन या उत्पादन किया जाता। तो यही कुछ विशेषता आपको पश्चिमी तटीय मैदान में ध्यान रखना, जो गुजरात से शुरू होकर केरल तक फैला हुआ एक पतली पट्टी के रूप में। सारा विशेषता ध्यान रखना है, सबसे अधिक चौड़ाई कहां है, किन किन राज्यों में विस्तार है, कैसे कैसे बंटवारा किया गया है, और ये प्राकृतिक बंदरगाह का इंपॉर्टेंट एक लोकेशन है जिसके कारण ये व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये ध्यान रखना है यहां पर इस लोकेशन को। ज्वार नदमुख बनता है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ एस्चुरी ही मेन फॉर्मेशन होता है, डेल्टा का निर्माण नहीं होता है, मुहाने पर मलबा जमा नहीं होता। तो ये पश्चिमी तटीय मैदान की बात। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए जहां रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा को शेयर करें। फिर मिले हैं, थैंक यू।